एक गांव में बड़ा भाई शेखर और छोटा भाई रवि रहते थे। दोनों भाई खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। शेखर की पत्नी का नाम कमला और रवि की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। कमला और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ अपनेपन से रहती थीं और वे अपने पतियों की खेत के काम में मदद भी किया करती थीं। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी खेत में काम करके थक कर घर लौटी। दीदी, मैं ये खेती का काम और नहीं कर सकती। मुझे लगता है तेज धूप में काम करते करते कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। सच्ची। वो अपनी थकान के बारे में बताती है। मेरा भी वही हाल है लक्ष्मी। हमने सोचा था कि इन भाइयों के पास जमीन है तो इनसे शादी करना अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह उसने भी अपनी थकान जाहिर की। हर दिन काम से लौटने पर अपनी थकान के बारे में बात करना जैसे उनके लिए नियम ही हो गया था। दोनों को खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये करना उनके लिए जरूरी था। कुछ दिनों के बाद शहर में रहने वाली उनकी एक रिश्तेदार रेवती उनके घर आई। कैसी हो रेवती? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम तो बस ऐसे ही हैं। देखो, अभी अभी हम अपने खेत पर काम करके लौटे हैं। आप दोनों बहुत दुबला गई हो, ऐसा क्यों? अब हम क्या बताएं? हम सुबह सुबह खेतों पर निकल जाते हैं और दिन भर काम करके इसी समय लौटते हैं, तो सेहत पर तो असर पड़ेगा ही ना। यहाँ इतनी मेहनत करने की बजाय आप लोग शहर आकर किसी और काम की तलाश क्यों नहीं करती? लेकिन हम शहर में क्या कर सकते हैं? अरे, आप चाहे तो इतनी सारी कंपनियों में नौकरी मिलती रहती है। आप एक छत के नीचे काम करके पैसा कमा सकती हैं। खेतों में धूप में काम करके तो पैरों और हाथों में छालों के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। जरा इस बारे में सोचिए और अपने पतियों को मनाइए। रेवती के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी उसकी सलाह के बारे में सोचने लगी। हाँ दीदी, मुझे लगता है कि रेवती सही कह रही थी। हमें भी शहर जाना चाहिए। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। आज हमें अपने पतियों से इस बारे में बात करके उन्हें मनाना चाहिए। आखिर दोनों एक निर्णय पर आ गए। उसी रात कमला ने शेखर से शहर जाकर रहने की बात की। क्या हम अपनी खेती छोड़कर शहर चले जाएं? वहाँ हमें प्रदूषण और धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ अपने खुद के खेतों में काम करना ज्यादा अच्छा है, समझी? इस तरह लक्ष्मी ने भी रवि को मनाने की कोशिश की, तो रवि गुस्से में उबल पड़ा। अब तो सभी लोग शहरों से वापस गांव में रहने के लिए आ रहे हैं, तो हम उल्टी गंगा क्यों बहाएं? चुपचाप यहीं रहो। पतियों के मना कर देने पर वो दोनों एकजुट हो गईं। मेरे पति तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। रवि ने क्या कहा? मेरी हालत भी आप ही की जैसी है दीदी। कब तक हमें यहाँ इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? दीदी, अगर आप मेरी बात मानो, क्यों ना हम उन्हें एक चिट्ठी लिखते और बिना बताए शहर निकल जाएं? वहाँ हम नौकरी ढूंढ लेंगी। फिर इन दोनों भाइयों को हमारे पीछे आना ही पड़ेगा। हाँ, चलो हिम्मत करके चले ही जाते हैं। हम आज रात ही निकल जाएंगे। हाँ। योजना के अनुसार कमला और लक्ष्मी ने अपने पतियों के सोते समय उनको चिट्ठी लिखी और अपने कपड़े और पैसे लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सुबह जब दोनों भाइयों को कमला और लक्ष्मी ढूंढने पर भी नहीं मिली, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। ये दोनों कहां चली गई? हमें बिना बताए तो वो कभी बाहर नहीं जाती। शेखर ऐसा बोल ही रहा था कि रवि को मेज पर पड़ी एक चिट्ठी दिखी। भाई देखो, एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगा। लिखा था, हम नौकरी की तलाश में जा रही हैं। नौकरी मिलने के बाद हम आपको बता देंगी। अगर आप शहर आना चाहते हैं तो आ जाना। दोनों भाई हैरान परेशान हो गए। ये क्या? इनको तो शहर की धुन सवार हो गई है। अब क्या करेंगे? हाँ, पहले हमें उनके ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा और ये भी कि वो कर क्या रही हैं। चलिए तुरंत जाकर उन्हें वापस लेकर आएं। दोनों भाई शहर के लिए रवाना हो गए। वहां कमला और लक्ष्मी बस से नीचे उतरी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गई हैं। बड़ी बड़ी इमारतों और भारी ट्रैफिक को देखकर दोनों अचंभे में पड़ गईं।
दीदी कुछ भी हो, शहर की तो बात ही अलग है। हाँ, कितना सुंदर है ना। चलो जल्दी से एक नौकरी ढूंढते हैं और फिर एक कमरा किराए पर ले लेंगे। वे सड़क पर यूं ही चलती रहीं। उन्हें पता तो था नहीं कि उन्हें नौकरी कहाँ और कैसे मिलेगी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चलो किसी से पूछ लेते हैं कि नौकरी कहाँ मिलती है। हाँ, वे एक आदमी के पास गई जो सूट बूट पहने हुए था, लेकिन वो था एक धोखेबाज। सुनिए, हम गांव से आई हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें नौकरी कहाँ मिल सकती है? उसकी मासूमियत भरे सवाल को सुनकर वो भाग गया और तुरंत लक्ष्मी के हाथ का थैला छीनकर भाग गया। कमला और लक्ष्मी घबरा गई और उसके पीछे पीछे भागी। चोर चोर, कोई उसे पकड़ो, कोई पकड़ो उसे। किसी ने भी उनके चिल्लाने की परवाह नहीं की और वो चोर वहां से भाग निकला। हे भगवान, ये कैसा आदमी था? दिखने में तो भला आदमी ही लग रहा था, लेकिन उसने हमारा बैग ही चुरा लिया और भाग गया। हमारी किस्मत अच्छी है कि मैंने उस बैग में ज्यादा पैसे नहीं रखे थे। अब आप अपने बैग का ख्याल रखना, अगर कोई उसे भी ले गया तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे हम दोनों। वो दोनों शाम तक यूं ही चलती रहीं। उधर रवि और शेखर शहर पहुंच गए और अपनी पत्नियों को खोजने लगे। 3 दिन शहर के ढाबों में खाना खाकर और पार्कों में सोकर कमला और लक्ष्मी परेशान हो गई थीं। चौथे दिन एक आदमी ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, मैं आप दोनों को पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, आप इस तरह यहाँ क्यों भटक रही हैं? हम नौकरी के लिए शहर आए थे। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं आपको काम दिला सकता हूं, आइए मेरे साथ। दोनों खुशी खुशी उस अजनबी आदमी के पीछे पीछे हो ली, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें उस पर शक होने लगा। दीदी, मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है, कहीं हमें किसी को बेच ना दे। अपने आसपास देखो, मुझे तो सच में कुछ गलत लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। देखिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उसने उनका रास्ता रोक लिया। चुपचाप मेरे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गई? कमला और लक्ष्मी का दिल डर के मारे बैठ गया और वो वहां से भागने लगी। वो आदमी भी उनका पीछा करने लगा। तभी इन दोनों की तलाश में रवि और शेखर वहां आ पहुंचे। कमला और लक्ष्मी को लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया हो। उन दोनों को देखकर वो आदमी वहां से 9-2-11 हो गया। आप दोनों बिल्कुल देवताओं की तरह समय पर पहुंच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वो आदमी एक गुंडा था। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, और यहाँ आकर बेकार में इतनी परेशान हुई। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत गलत किया। अब हम मानती हैं कि हमारा खेती का काम ही ज्यादा सही है। चलिए घर चलते हैं। अंत में कमला और लक्ष्मी को समझ आ ही गया कि उनके लिए गांव का जीवन शहर के जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर है। उस दिन से सौम्या ने अपना सारा खर्चा कार्ड से करना शुरू कर दिया और इससे उसकी कमाई उसकी सौतेली माँ श्यामला और सौतेली बहन स्वाति की चोरी से बचने लग गई। मुझे इन दिनों कैसे उसके कमरे में एक भी पैसा नहीं मिल रहा। पहले हमने जो किया है उसकी वजह से वो जरूर अलग तरह से अपने पैसे छिपा कर रख रही होगी माँ। अब तो वो खुशी खुशी ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा रही होगी। स्वाति बड़ा उदास महसूस कर रही थी तो श्यामला ने कहा, इतना दुखी मत हो, मैं किसी न किसी तरह उसके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करूंगी। मैं बड़ी चालू चीज हूँ, वो किस खेत की मूली है। जैसे जैसे दिन बीतते गए सौम्या को अपने काम के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। उसका कमरा हमेशा उसके ग्राहकों को भेजे जाने वाले कपड़ों से भरा रहता था, जिन्हें उसने खुद डिजाइन किया था। एक दिन वो अपने मोबाइल पे ड्रेस मटेरियल्स देख रही थी। अरे वाह, ऑनलाइन बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है और मेरे बैंक अकाउंट में ठीक ठाक पैसा भी है। क्यों ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर ही मंगा लूं। फिर उसने मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बीत गए। फिर उसके फोन पर गीता नाम की एक लड़की का फोन आया। हेलो सौम्या, मैं गीता बात कर रही हूँ। हाँ गीता बोलो।
मैंने तुमको आज अपना ऑर्डर लेने के लिए फोन किया था। हाँ, मैं उसी पर काम कर रही हूँ और तुम्हारा ऑर्डर लगभग तैयार है। कुछ समय बाद मैं खुद ही तुमको आकर डिलीवर कर दूंगी। मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, प्लीज चेक कर लेना और धन्यवाद। ठीक है गीता। कॉल खत्म होने के बाद सौम्या ने ड्रेस तैयार कर दिया और उसे एक बैग में रख के गीता को देने के लिए निकल गई। उसके जाते ही दरवाजे पर डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर किया हुआ मटेरियल लेकर आ पहुंचा। मैडम, आपका ऑर्डर। ए जी, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। कौन सा ऑर्डर? ये सौम्या के नाम पर है और यहीं का एड्रेस दिया है। स्वाति और श्यामला एक दूसरे को देखती है। ओह, तो ये हमारी सौम्या का ऑर्डर है। मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। हाँ। फिर वे दोनों पार्सल लेकर अंदर चली गई। माँ, किसका पार्सल है? खोल कर देखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। पार्सल खोला तो देखा उसमें ड्रेस मटेरियल है। अम्मा, उसने किसी के लिए कुछ डिजाइन करने के लिए मटेरियल मंगवाया है। हम इस मटेरियल को छिपा देते हैं, वो छछूंदरी ढूंढती रह जाएगी। हाँ। और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। सौम्या घर वापस आई और अपने मोबाइल पर मैसेज देखा कि उसका ऑर्डर किया हुआ मटेरियल डिलीवर हो चुका है। लगता है कि मटेरियल आ गया है, लेकिन घर में कहीं दिख क्यों नहीं रहा? क्या इन दोनों में से किसी ने मेरा ऑर्डर ले लिया? माँ, मैंने कुछ ड्रेस मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मेरे पास मैसेज आया है कि ऑर्डर तो पहुंच गया है घर पर। मुझे तो किसी डिलीवरी बॉय के यहाँ आने या कुछ देने के बारे में पता नहीं है। वैसे भी तुमने तो हमें कुछ बताया नहीं था, तो तुमको क्यों लगता है कि हमने वो रिसीव किया होगा? तो आप हमसे क्यों सवाल कर रही हो? हाँ। सौम्या समझ गई कि माँ से बात करना बेकार है और वो अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ भी पूछूंगी तो वो झगड़ा करने लगेंगी। ऑनलाइन ऑर्डर करने से बेहतर था कि मैं खुद ही जाती और मटेरियल खरीद लाती। कुछ दिन बीत गए। एक दिन स्वाति और श्यामला दोनों घर से बाहर गई थी। शेखर घर पर वापस आ गया था और सौम्या अपने काम में बिजी थी। बेटा सौम्या, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो और खुश हो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं बैंक जाता हूँ, तुम घर पर ठीक से रहना। वो अपने कमरे में अपनी पासबुक देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां उसे एक पार्सल पड़ा हुआ मिला जो कि सौम्या के नाम पर था। सौम्या का पार्सल यहाँ क्यों रखा है? फिर वो उसे सौम्या के कमरे में ले गया और उसे दिया। ये मेरा ही है पापा, माँ ने इसे छिपा दिया और मुझसे इसके बारे में झूठ बोल दिया था। फिर उसने अपने पापा को वो सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। तुम्हारी सौतेली माँ तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसीलिए वो तुमको परेशान कर रही है। मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ और तुम्हारे लिए एक दुकान का इंतजाम। पापा, आपको लोन लेने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं, काफी बचत है मेरी। दुकान के लिए मेरे पास अपने पैसे हैं। तो पहले इस काम पर लग जाते हैं ताकि इन लोगों को इसके बारे में पता ना चले। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर सौम्या ने अपने दोस्तों से एक अच्छी दुकान के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। ऐसे ही एक बार जब वो बात करते हुए घर के बाहर निकली तो श्यामला और स्वाति ने उसे देख लिया और बात करने लगी। स्वाति ये जरूर कुछ प्लान कर रही है, हमें ये किसी भी कीमत पर पता लगाना होगा। एक दिन श्यामला ने सौम्या के पीछे पीछे जाकर पता लगा ही लिया कि वो क्या कर रही है। फिर वो उस दुकान पर पहुंची जिसे सौम्या ने फाइनल किया था। सौम्या जब पीछे मुड़ी तो उसने श्यामला को अपने पीछे पाया। सौम्या, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ? माँ, मैं यहाँ एक दुकान शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। ओह अच्छा, हमें तो खबर भी नहीं लगने दी। श्यामला फिर एक तरफ आई और ओह, तो ये दुकान शुरू करने वाली है? हाँ, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मेरी बेटी से ज्यादा आगे बढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैं ये दुकान किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने दूंगी। गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो वहां से चली गई।